चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं गोविंद कुमार शिफ्ट टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे जो टॉपिक है पॉलिटी का पार्ट 2 है ना। आज हम लोग पॉलिटी पार्ट 2 मतलब पॉलिटी पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसे समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर निर्माण कैसे किया गया, निर्माण का कौन कौन सा चरण है, आखिर संविधान का जो ख्वाहिश है, डिमांड जो था, ये आखिर कब से किया गया, कौन कौन व्यक्तियों के द्वारा किया गया, फिर किनके डिमांड पर या किस प्रकार यहाँ का संविधान सभा का निर्माण किया गया, है ना। तमाम सारी बातें आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए मेरे साथ आराम से बने रहें। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि पहले आप आराम से इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज कर करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारा पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि संविधान सभा को समझने के लिए हमको सबसे पहले दोनों फेज को समझना होगा कि हमारे देश में जो था हम लोग जो थे वह अंग्रेजों के अनिधस्त थे, मतलब उसके गुलाम एक प्रकार का आप कर सकते हैं। तो हमको थोड़ी सी पहले उसकी स्थिति को भी समझना होगा और उसके बाद हम लोग अपनी स्थिति की बात कर लें। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लैंड की बात कर लें, संविधान सभा को समझने के लिए बच्चे को पहले इंग्लैंड की थोड़ी सी स्थिति को समझना होगा, है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। यहाँ जो भी हम बात करेंगे ये इंग्लैंड की बात करेंगे। इंग्लैंड की जो होगी मतलब ब्रिटेन लिखते हैं, है ना। पहले हम थोड़ा सा ब्रिटेन के संबंध में बात कर लेंगे ताकि संविधान सभा को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। और इधर जो हो जाएगा ये भारत की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि जिस हम लोगों को जो ऑलरेडी पहले से गुलाम बनाए हुए थे या हम लोग जिसके अधीन थे, वह वहां जो इंग्लैंड में हम लोग देखें तो सबसे पहले इंग्लैंड की एक पार्टी है। जैसे जो हम लोगों के यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी जो होती है ना, वह उसी प्रकार वहां भी एक पार्टी है जिसको कंजर्वेटिव कहा गया है। कंजर्वेटिव पार्टी, है ना। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी वहां। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है ना। और उससे एक प्राइम मिनिस्टर जो थे लगभग 1945 की फेज में अगर हम बात कर लें तो उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जिस समय हम लोगों को आजादी मिलने वाली थी ठीक उसके पहले वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन था। लेकिन होता क्या है कि ये जो हम बता रहे हैं ये आपका 1945 के पहले की बात कर रहे हैं, है ना। 1945। अब आइए थोड़ा सा एक स्टेप और यहाँ हम बढ़ा देते हैं कि देखेंगे कि जब 1945 का जो है तो आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार, आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वह कब से कब चला है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो था 1939 से लेकर 1945 तक चली है ना। चलिए इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे कि ये वर्ल्ड वार जो है ये कब से कब चला। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार की हम लोग बात कर रहे हैं जो 1939 से लेकर 1945 तक है। अब हम लोग थोड़ा सा ये तो हो गया। अब देखेंगे कि 1945 में क्या होती है कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर जाती है ना। यहाँ आप देखेंगे कि 1945 के बाद मतलब 1945 में वहां चुनाव होती है और चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर जाती है और वहां की न्यू सरकार जो है वह दूसरे पार्टी जो है उसको हम लोग लेबर पार्टी कहते हैं। लेबर पार्टी की सरकार बनती है ना। और लेबर पार्टी की सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसका नाम होगा, क्या कहेंगे तो क्लीमेंट एटली। उनका नाम क्या होगा, क्लीमेंट एटली। ये आप लोग आराम से समझ पाएंगे कि ये 1945 के पहले और 1945 में जब चुनाव होती है तो चुनाव के बाद देखेंगे कि वहां की सरकार जो है वो लेबर पार्टी की बनती है और लेबर पार्टी से जो प्रधानमंत्री बनेंगे वह क्लीमेंट एटली है। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे देश को आजादी देने में या हमारे देश की जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है या अंतरिम सरकार जो भी है, ये सारी प्रक्रिया क्लीमेंट एटली के द्वारा ही निर्गत किए जाते हैं। खैर चलिए, ये तो थोड़ा सा हम लोग इंग्लैंड का पार्ट देख लिए। अब हम लोगों को क्या है कि जब हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया से जब बात करना शुरू करेंगे तब ये चीजें कहीं ना कहीं कोट होगा तो उस समय आपको समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि
सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि आखिर भारत में संविधान का मांग मतलब स्वतंत्रता की मांग, है ना। स्वतंत्रता का ख्वाहिश तो बहुत लोगों का था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको स्वतंत्रता को अलग ढंग से ही देख रहे थे। मतलब उन लोगों का मानना था कि हम लोगों को अपना कोई संविधान होगा, हम लोग अपना कोई संविधान बनाएंगे, और अपना संविधान बनाने का मतलब है कि आप स्वतंत्र होंगे तभी तो आप अपने लिए संविधान बनाएंगे। तो बताया जाता है कि ये जो है आप देखेंगे तो भारत से यहां हम लोग पहला टॉपिक क्या ले लेते हैं कि भारत में संविधान सभा का मांग। संविधान संविधान सभा कहने का सेंस है कि इसमें वही लोग भाग लेंगे जो संविधान बनाने का कार्य करेंगे, है ना। तो संविधान सभा की मांग की जो अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले व्यक्ति जो है एक नंबर में ले लेते हैं, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, है ना। ज्यादा पैनिक नहीं होना, उतना कुछ नहीं है, हमको केवल समझकर ही चलना है। आप देखेंगे कि 1895 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, है ना। चलिए, बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक जो हैं यह सबसे पहले स्वतंत्रता मतलब वो स्वतंत्रता डायरेक्ट न बोलकर संविधान सभा की मांग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है यह एक बिल लाए थे, है ना। उस बिल का नाम अगर हम बात कर लें तो उस बिल का नाम है स्वराज बिल। स्वराज बिल, स्वराज बिल के माध्यम से ही सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से ही यह संविधान सभा का मांग किए थे। लेकिन सवाल यह है कि ये ऑफिशियली नहीं था, ये एक व्यक्तिगत डिमांड था। इसलिए माना जाता है कि ये जो डिमांड है यह ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली मतलब आप समझ गए ना कि एक होता है कि एक ऑफिस से डिमांड किया गया है, रिटन वे में डिमांड किया गया है, सब लोगों ने उसमें अपनी सहमति दिखाई है। और अनऑफिशियल का मतलब होता है कि कोई खास व्यक्ति किसी चीज का डिमांड की है ना। तो अगर तो यही है, यह एक खास व्यक्ति है जो संविधान सभा का डिमांड करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये औपचारिक नहीं है, ये अनौपचारिक है, मतलब अनऑफिशियली डिमांड है। दूसरा डिमांड की अगर हम बात कर लें तो एक व्यक्ति है, लेकिन देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा और आइए हम कहानी को और विशेष ऐड करके चलते हैं। अगर डिटेल ही पढ़ना है तो थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। कहा गया है कि 1918 की अगर हम बात कर लें तो 1918 में अंग्रेजों के द्वारा, समझ लीजिए, जब इन लोगों का डिमांड आने लगा तब अंग्रेज ने 1819 ईस्वी, आप लोग पढ़े होंगे 1920 में एक आता है, तो 1819 के बाद जो बिल आती है वह बिल में वो लोग कहता है कि संविधान जो है वह आप लोगों को मतलब भारतीयों को बनाने का अधिकार नहीं है, भारतीयों को बनाने का अधिकार नहीं है। ये अंग्रेज के द्वारा वहां से एक ऑर्डर जारी किया गया, इसलिए आप लोग डिमांड करना छोड़ दीजिए। तो जब अंग्रेज का ऐसा रिएक्शन आता है तब यहाँ के और भी लोग ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और कहा जाता है कि 1922 में भी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जो हैं वो महात्मा गांधी भी क्या, इनके एक प्रमुख पत्रिका है, मतलब काफी फेमस, काफी चर्चा वाला जो पत्रिका है, उस चर्चा की अगर हम बात कर लें तो यंग इंडिया, है ना, उसका नाम ही है यंग इंडिया। यंग इंडिया के द्वारा ही वह 1922 में महात्मा गांधी ने भी क्या संविधान सभा के मांग किए कि नहीं, हम लोगों को एक संविधान सभा होगा, उसका सदस्य हर भारतीय ही होगा और अपने भारतीय ही अपने लिए संविधान बनाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो 1922 में आपका महात्मा गांधी के द्वारा डिमांड किया गया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि 1928 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ एक व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू, एक व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी यहाँ डिमांड किया गया था। मतलब अभी चलिए सब अनऑफिशियली डिमांड ही है, मतलब आप देख रहे हैं
कि हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति ही केवल डिमांड कर रहा है ना। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी डिमांड किया गया था, लेकिन इसी को आप देखेंगे तो एक नेहरू रिपोर्ट आया था। आप लोगों को जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांगा गया था, है ना। नेहरू रिपोर्ट मतलब डिमांड किए मोतीलाल नेहरू, लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या किया कि जब नेहरू रिपोर्ट वो सौंपे अंग्रेजों को, तो उसमें भी इस चीज को कोट करके मांगा गया, मतलब संविधान सभा का डिमांड इसमें भी मांगा गया। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो ये सभी तो अनऑफिशियली डिमांड ही चल रहा था। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और अगर आगे चलकर बात कर लें, चलिए इसके बाद देखेंगे कि 1928 के बाद 1934 की अगर हम बात कर लें तो 1934 में एक व्यक्ति हैं एम.एन. राय, है ना। एक व्यक्ति हैं एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय जो हैं, एम.एन. राय ने 1934 में भी इसका डिमांड करते हैं। स्वराज का मतलब आप कह सकते हैं किसका, तो संविधान सभा का डिमांड करते हैं। सवाल यह है कि एम.एन. राय जो थे, यह डिमांड वह अपने पुस्तक से किए हैं जो जेल में रहकर लिखा गया था। अभी आप 1934 के पेज में अगर पता लगाने की कोशिश करेंगे तो मानवेंद्र नाथ राय जो हैं यह जेल में है, और जेल से ही ये वो एक पुस्तक लिखे हैं। उस पुस्तक के माध्यम से ही संविधान सभा का डिमांड उन्होंने दिया। अब बहुत सारे डिमांड आ गए हैं। ये सारे डिमांड को देखते हुए लास्ट में देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अब डिमांड शुरू हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई व्यक्ति नहीं है, ये भारत में चलने वाला एक पार्टी है जो आजादी के लिए ही कार्य कर रहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक बिल पारित किया गया, और बिल पारित करके यह सारे डिमांड जो अनऑफिशियली था इसको ऑफिशियली डिमांड कर दिया गया, मतलब औपचारिक रूप से डिमांड आ गया। इस प्रकार हम लोग देखें कि आखिर संविधान सभा का डिमांड जो है वह डिमांड कैसे कैसे चला। तो सर्व आप लोग को उतना नहीं, थोड़ा सा अगर आप लोग मान ले जाए कि छोटे मोटे जॉब की तैयारी करते हैं तो कोई बात नहीं, उतना नहीं, कम से कम दो बातें आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा के डिमांड करने वाले व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। और 1934 में मानवेंद्र एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा का डिमांड किया गया था। और 1934 में ही यह डिमांड जो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वह स्वीकार किया, वैध माना, है ना। ये डिमांड मानवेंद्र नाथ के द्वारा जो किया गया है यह वैध है, और वह एक बिल पारित किया, और बिल पारित करके इस डिमांड को औपचारिक बना दिया। चलिए, तो ये तो अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय को पक्ष है जो संविधान सभा का डिमांड कर रहे हैं। अब देखेंगे कि अभी ये सारे जो बातें चल रही है 1934 के फेज में चल रहे हैं, और थोड़ा सा आप लोग ध्यान भी दे के देखिए कि 1934 के फेज में अगर हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, है ना, 1934 के फेज में जो हम लोग बात कर रहे थे उस समय प्रधानमंत्री वहां का कौन होगा, तो आप लोग तो ऑलरेडी पहले ही बताया गया है कि 45 के पहले जो प्रधानमंत्री होगा वह विंस्टन चर्चिल होगा, है ना, विंस्टन चर्चिल होगा। तो अभी वहां का प्रधानमंत्री वहां का जो प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल ही है। अब थोड़ा सा इस चीज को और हम देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए होता क्या है, आपको अभी यहां हम बता दिए थे कि 1939 से लेकर, ये डिमांड को थोड़ा सा हम यहीं रोक लेते हैं, ध्यान रखिएगा कि 1934 तक हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं। 1934 के बाद देखेंगे कि आने वाला समय में धीरे धीरे ये डिमांड चलता ही रहा, कुछ अंग्रेज के द्वारा भी बॉर्न किया गया, लेकिन ये सब चलता रहता है। अब इसमें हमको देखना क्या है कि 1939 से लेकर 1945 ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण
वहां का जो राजा है, मतलब आप ये, या वहां की जो प्रधानमंत्री है या वहां की जो सरकार है इंग्लैंड की, वो सारे विश्व युद्ध की लड़ाई में लगा हुआ है। और इधर भारतीय लोग भी काफी उफान पर है। देखिए, अंग्रेज की स्थिति को समझने की प्रयास कीजिए। अगर ऐसा आप लोग को मानना है कि अंग्रेज इसको छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेज को छोड़ना कहीं ना कहीं ये मजबूरी हो गया है ना। तो देखेंगे कि जब 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलती है, तो अंग्रेज की काफी परेशानी आ गया। उधर अंग्रेज दूसरी विश्व युद्ध की लड़ाई कर रही है और इधर भारतीय लोग आजादी के लिए नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा समस्या पैदा हो गया था। देखेंगे कि 1942 में एक जो कहा गया, 1942 के फेज में 1941 में अगस्त प्रस्ताव आता है कि नहीं, तुम लोग मान जाओ, अभी तुम लोग अभी शांत रहो, तुम मेरा सहयोग करो, हम तुम लोगों को गिफ्ट देंगे। लेकिन भारतीय लोग क्या किया कि अगस्त प्रस्ताव को आपका ठुकरा दिया। उसके बाद देखेंगे कि क्लीमेंट एटली की एक ग्रुप आती है, जिसको क्लीमेंट एटली का नहीं, सॉरी, उसको कहा गया है कि क्रिप्स का एक प्रस्ताव आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है वह 1942 में आती है और भारतीय लोगों को कहता है कि हम तुम लोग के लिए एक पिटारा लेकर आए हैं, गिफ्ट का पिटारा है ना। अगर तुम लोग हमको द्वितीय विश्व युद्ध में अगर सहयोग करता है, तो युद्ध खत्म होने के बाद हम तुम लोगों को संविधान सभा बनाने का अधिकार दे देंगे। मतलब कहने का सेंस हो गया कि हम तुम लोगों को आजाद कर देंगे। लेकिन भारतीय लोग के साथ एक ऐसी घटना ऑलरेडी पहले घट चुका था। आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में सभी भारतीयों ने काफी अंग्रेजों का साथ दिया, और साथ देने का नतीजा आप देखेंगे कि वहां आपका रौलेट एक्ट या जालियांवाला बाग जैसा हत्याकांड, तमाम सारी परेशानियां भारतीयों को झेलना पड़ा। इसलिए इस बार अंग्रेज की बातों पर ये लोग विश्वास नहीं करना चाह रहे थे कि नहीं, तुम युद्ध के बाद क्या करोगे, दोगे नहीं दोगे। इसलिए ये लोग क्या किए कि क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिए। और आप देखेंगे कि क्रिप्स मिशन को ठुकराने के बाद ही आपका 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यहाँ काफी मूवमेंट तेज हो गया है। अब वहां की जो ब्रिटेन की जो सरकार है, उसकी समस्याएं बढ़ गई। उधर विश्व युद्ध चल रहा और इधर आपका देखेंगे तो भारतीय लोग भी काफी आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहा है। लेकिन ये सब चीजें चलते रहा। अंततः क्या हुआ कि 1945 में जाकर 1945 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह समाप्त हो जाती है। और समाप्त होने के बाद अभी आपको कहानी हम बताए कि 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त होती है, ब्रिटेन में चुनाव होता है। और चुनाव के उपरांत देखेंगे तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर जाती है, मतलब वो उसको बहुमत नहीं जुटा पाती है। और उसके बाद जो है वहां लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और लेबर पार्टी की सरकार में देखेंगे तो क्लीमेंट एटली जो है वह वहां की प्रधानमंत्री बनते हैं, जो भारत के प्रति अच्छा दृष्टिकोण इनका होता है। अब यही क्लीमेंट एटली जो है वह ब्रिटेन के संसद में, चलिए ध्यान को समझिए, मेरी हिसाब से आप कहानी को समझ ही रहोगे कि जब क्लीमेंट एटली वहां अपनी संसद चला रहे थे, तो ब्रिटेन के संसद में क्या किए कि एक बिल पारित किए भारत को स्वतंत्र करने के लिए, है ना। तो सवाल है कि अगर भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, डायरेक्ट स्वतंत्र कर दिया जाता, तो आप लोग देखेंगे कि भारत में बहुत सारे राजे रजवाड़े थे और यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। ना कोई व्यवस्था, ना कोई पुलिस प्रशासन, ना कोई सरकार, कैसे चला पाता ये सरकार देश को। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा ही कहा गया कि एक हम लोग क्या करते हैं कि मिशन, मतलब एक आयोग का गठन कर देते हैं। उस आयोग में बताया गया कि 3 व्यक्ति होंगे, है ना। एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग में देखेंगे तो कुल 3 व्यक्ति रहेंगे। जो इनका काम क्या होगा, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहा गया कि ये 3 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाया गया, मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं कि मिशन दिया गया कि ये आप लोगों का काम है। इसका नाम है कैबिनेट मिशन, है ना। इसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में देखेंगे तो ये 3 लोग हैं। आखिर थोड़ा सा पहले ये जान लीजिए कि आखिर इसका नाम कैबिनेट क्यों पड़ा। तो कहा जाता है कि ये 3 व्यक्ति जो हैं, ये तीनों व्यक्ति ब्रिटेन के कैबिनेट से हैं। कैबिनेट मतलब वहां की सरकार के
विभाग के आदमी है ना। और कैबिनेट से होने के कारण ही इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया। अब कैबिनेट मिशन को वहां से देखिए टास्क दिया जाता है कि आप लोग आराम से भारत जाइए और भारत जाकर वहां के लोगों को पहले समझाइए, बुझाइए, शांति व्यवस्था बनाइए और क्या कीजिए कि तत्काल में सरकार एक अंतरिम सरकार का गठन करवा दीजिए, है ना। एक अंतरिम सरकार का गठन करवा दीजिए कि जब तक ये देश सुचारू तरीके से चलना न शुरू हो जाए, संविधान ना बन जाए, यहाँ की सरकार ना बन जाए, है ना, तब तक एक अंतरिम सरकार की गठन करवा दीजिए जो वहां के लिए कार्य करेगा। और दूसरा काम आपका रहेगा कि एक संविधान सभा का निर्माण करवा दीजिए वहां शांति व्यवस्था को रखते हुए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए क्या करवाना है कि संविधान सभा का निर्माण करवा दीजिए। निर्माण के उपरांत देखेंगे कि जब निर्माण हो जाएगी, संविधान बन जाएगी, तब ये लोग यहाँ से फिर चले जाएंगे। तो खैर चलिए अब आइए इस बात को हम जानते हैं। तो कहा गया कि क्लीमेंट एटली के द्वारा एक पास दिया गया है ना। क्लीमेंट एटली के द्वारा एक पास दिया गया, चलिए क्लीमेंट एटली के द्वारा एक पास दिया गया, वह पास लेकर आने वाले जो मिशन है उस मिशन को ही क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया है। कैबिनेट मिशन है। और कैबिनेट मिशन की अगर हम बात कर लें, कैबिनेट मिशन में जो है टोटल 3 व्यक्ति आए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले व्यक्ति जो है उनका नाम है पैथिक लॉरेंस। पहला व्यक्ति आपको यहाँ ये पूछा जाएगा कि आखिर ये भारत कब आए हैं, है ना। तो कहा जाता है कि यह भारत जो है कैबिनेट मिशन जो है वह भारत 24 मार्च को आए हैं, 24 मार्च 1946। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है कि 24 मार्च 1946 को जो है वह कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। लेकिन आने के बाद ऐसा नहीं है कि आए और सारा कार्य शुरू कर दिए, आने के बाद इनको कुछ थोड़ा सा समय लगा, है ना। और कहा गया कि आने के बाद तो सबसे पहले ये जाने कि 24 मार्च 1946 को जो आए तो वह 3 व्यक्ति कौन कौन है। तो आप लोग को केवल बस इतना ही याद रखना है कि कैबिनेट मिशन जो है यह एक पास लेकर आया था। कैबिनेट मिशन जो है एक पास लेकर आया था। पास का मतलब पी फॉर क्या कहेंगे, पैथिक लॉरेंस, और ए फॉर क्या कहेंगे, एवी अलेक्जेंडर कहेंगे, और एस फॉर क्या कहेंगे तो स्टेफोर्ड क्रिप्स कहेंगे, है ना। अब सवाल कभी व्यक्ति हैं पैथिक लॉरेंस, ये जो है कैबिनेट मिशन का हेड है ना, कैबिनेट मिशन का हेड है। लेकिन अगर ब्रिटेन की संसद में इनका पद की बात कर लें कि ब्रिटेन की संसद में इनका कौन सा पद है, तो कहा जाता है कि ब्रिटेन के संसद में ये भारत सचिव है ना। ये भारत सचिव है। जब आप लोग शायद हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो हिस्ट्री में देखते होंगे कि बार बार भारत सचिव की बात कर रहे हैं। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जितना भी एक्ट लाया जाता था, आप वह देखेंगे कि भारत सचिव, और भारत सचिव का भी उसमें नाम शामिल हुआ करता था। तो खैर ये एक भारत सचिव है। दूसरा व्यक्ति जो कहें ये एक सदस्य थे, जो कैबिनेट मिशन आप देख रहे हैं, कैबिनेट मिशन के ये सदस्य हैं। और ब्रिटेन की संसद में इनका, ये ब्रिटेन की कैबिनेट में इनका जो पद की बात कर ले कि ये क्या थे, तो कहे जाते हैं कि ये नेवी मंत्री थे, है ना। ये नेवी मंत्री हैं ब्रिटेन की संसद में। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अगर हम बात कर लें, यह ध्यान रखिए 1942 में जो आप देखे थे क्रिप्स मिशन जो आया था, तो वही है क्रिप्स। जो अब वो क्या किए कि ये जो थे आपका कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जो ही उसकी सरकार गिरी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिरी, तो फट से अपना दल बदल कर लेबर पार्टी में ज्वाइन कर गए। और लेबर पार्टी में देख रहे हैं कि ये अब भारत एक मिशन पर आ रहे हैं। वह या ब्रिटेन की संसद के जो कैबिनेट मिशन गठन किया गया उसका एक मेंबर के रूप में ये यहाँ आए हैं। लेकिन अगर ये भी क्या है, ये भी एक सदस्य हैं। और ब्रिटेन की संसद में इनके पद की अगर हम बात कर लें तो यह एक व्यापार विभाग, मतलब व्यापार मंत्री हैं, है ना। ये व्यापार मंत्री हैं। तो खैर यहां तक तो हम लोग ये देख लिए कि ये एक व्यापार मंत्री हैं। अब सवाल है कि ये लोग जब भारत आएंगे, ये जो मिशन का गठन किया गया, ये 3 लोगों को यहाँ भेजा गया, तो आखिर वहां से क्या क्या टास्क दिया गया। तो आप लोग मान के भी चलेंगे कि इन लोगों को केवल 2 टास्क दिया गया था। पहला टास्क जो था वह अंतरिम सरकार का गठन करना, मतलब पहला दूसरा क्या 2 काम लेकर वो लोग आए थे। उन लोगों को वहां से 2 ही काम दिया गया था। पहला काम है
कि संविधान सभा का निर्माण करना और दूसरा कार्य जो होगा वो अंतरिम सरकार का गठन करना। तो खैर चलिए, अब हम लोग देख लिए कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आता है, तो 24 मार्च 1946 को। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक चीज और है कि जब ये लोग कैबिनेट मिशन यहाँ आया तो यह आने का तिथि है, यह भारत आने का तिथि है, लेकिन भारत आने के बाद वह एक्शन में कब आता है, कब वह अपना प्रस्ताव लोगों को बताता है, अपना उद्देश्य लोगों को बताता है। तो यह अपना उद्देश्य जो है, उद्देश्य की अगर हम बात कर लें तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य जो है वह बताया गया कि 16 मई 1946 में यह लोगों को अपना प्रस्ताव बताया, यहाँ के सभी भारतीय लोगों को प्रस्ताव बताया कि हमारा जो दो ही उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं, जो वहां से काम दिया गया था वही यहाँ इसका उद्देश्य बना हुआ है। पहला जो होगा वह संविधान सभा का निर्माण करना, है ना, संविधान सभा का निर्माण करना, और दूसरा जो कार्य होगा वह अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। आइए थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि आखिर संविधान निर्माण का जो यह संविधान सभा ये क्या है। तो मतलब यह एक लोगों का ऐसा समूह बनाना चाहता है जो संविधान की प्रक्रिया, मतलब संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, कैसे संपन्न होगा, क्या क्या होगा, तमाम मतलब संविधान बनाने की जिम्मेवारी दिया जाएगा यही संविधान सभा को। और ये अंतरिम सरकार क्या है, मतलब आप कहेंगे कि जैसे ही यहाँ से अंग्रेज अपने प्रतिनिधित्व को हटाएगा, कम करेगा, तो यहाँ का लोग बिना गार्जियन का हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं बिना सरकार का, बिना क्या बोलते हैं प्रशासन का, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाएगी, बहुत खराब हो सकती थी। इसलिए कहा गया कि सबसे पहला काम है कि एक सरकार गठन कर दीजिए, अंतरिम सरकार, मतलब ये तत्कालिक सरकार वहां बना दिया गया कि आप लोग पूरे देश का संचालन इस तरीके से करेंगे। और दूसरा एक संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। तो खैर आप लोग को दो बात इसमें पूछा जाएगा, पहला कि कैबिनेट मिशन जो है वह भारत कब आया है, तो भारत 1946 को आया है, और वो अपना उद्देश्य लोगों को कब दे रहा है, तो बताया गया कि 16 मई 1946 को, है ना। संविधान सभा का कैबिनेट मिशन का उद्देश्य, तो दो उद्देश्य, पहला तो संविधान सभा का निर्माण, दूसरा अंतरिम सरकार। अब सवाल है कि वहां आने वाले जो 3 सदस्य हैं, तो 3 सदस्य में आप लोग बात करें कि ये तो आप लोग बताया गया कि ये एक प्रकार का पास है ना, ये एक प्रकार का पास, पी फॉर पैथिक लॉरेंस, ये तो आप लोग देख ही लेंगे। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कैबिनेट मिशन जो है वह पास लेकर आया था, पास, है ना। खैर चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर संविधान सभा का निर्माण जो होगा, संविधान सभा का निर्माण है उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे होगी। तो अभी सबसे पहले आपको पिछले वीडियो में ही बताया गया था कि निर्वाचित और मनोनीत, है ना, निर्वाचित मनोनीत के बाद या निर्वाचन मनोनयन की बात हम लोग पिछले वीडियो में भी किए हैं कि आखिर निर्वाचित कैसे होता है, किसको कहेंगे, और मनोनयन या मनोनीत क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो खैर चलिए, अब हम लोग करते हैं कि बताया गया कि संविधान सभा का निर्माण जो होगा वह एक प्रक्रिया बताया गया कि इस आधार से किए जाएंगे। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट को पहले जान लेते हैं कि संविधान सभा का सदस्य का चुनाव जो होगा वह क्या होगा, तो इलेक्शन के आधार पर किया जाएगा, है ना। मतलब आइए सबसे पहले ये देख ले कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की बात किया गया, एक सीट होगा, 10 लाख की जनसंख्या में एक सीट का बात किया गया। इस प्रकार उस समय लगभग भारत की जनसंख्या जो था वह 40 करोड़ के आसपास, मतलब 40 करोड़, हाँ मान के चलिए 40 करोड़ लगभग जनसंख्या थी। उस हिसाब से देखेंगे तो 389 सीट आती है, मतलब 40 करोड़ से थोड़ा मना कुछ कम ही था, है ना। तो अंग्रेज तो बताया कि सबसे पहले ये जो संविधान सभा निर्माण करने की जो प्रक्रिया होगी तो इसमें चुनाव का प्रक्रिया है। अब सवाल है कि पूरे भारत में देखेंगे, ओवरऑल इंडिया की हम बात कर ले, उस समय आप देख रहे हैं पाकिस्तान शामिल है, बलूचिस्तान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, ये तमाम सभी मिलाकर उस समय था, है ना। तो आप देखेंगे कि
389 सीट। तो आखिर ये 389 सीट आया कैसे? तो बताया गया कि 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा और उस हिसाब से पूरे सदस्य की संख्या 389 मतलब 389 सीट होगा, है ना। अब आइए सवाल ये है कि ये जो सदस्य चुने जाएंगे, ये जो सदस्य, इसमें थोड़ा सा दो प्रकार से देख लेंगे। पहला अगर हम बात कर लें तो इसमें एक जो होगा वह ब्रिटिश प्रांत का होगा। पहला जो है वह ब्रिटिश प्रांत से चुना जाएगा और कुछ जो है वह राजू रजवाड़ों के लिए दिया जाएगा, राजा रजवाड़े, है ना, राजे। तो बताया गया कि ब्रिटिश प्रांत जितने भी हैं, एक इसमें और देखेंगे तो एक कमिश्नरी भी लगभग आता है, कमिश्नरी। सबों को बताया कि सबको मिलाकर 389 सीट रहेगा। इसमें अलग अलग सबको सीटों को बांट दिया गया। तो अगर हम बात कर लें कि सबसे पहले ये ब्रिटिश प्रांत जो देख रहे हैं, तो ब्रिटिश प्रांत के लिए 292 सीट दिया गया, है ना। ब्रिटिश प्रांत के लिए 292 सीट दिया गया और राजा रजवाड़ा को 93 सीट दिया गया और 4 सीट जो बच जाती है वह 4 सीट कमिश्नरी को दिया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रांत में कुल 296 सीट की बात चल रहा था, 296 सीट होगा। और राजा रजवाड़ों के लिए जो सीट बताया गया वह बताया गया कि 93 सीट होगा। अब देखिए क्या है कि ब्रिटिश प्रांत जो आप देख रहे हैं, ब्रिटिश प्रांत में ये चुनाव होगा, वोटिंग होगी, वोटिंग की प्रक्रिया से चुने जाएंगे। जबकि ये जो देखेंगे 93 सीट जो है यह मनोनीत होगा, जो राजा रजवाड़ा किसी को भी मनोनीत करके भेज देगा, मनोनीत करके भेज देगा और उसको संविधान सभा के सदस्य बना लिए जाएंगे। तो आपको बस इतना जरूर ध्यान रखना कि ब्रिटिश प्रांत जो है वह लगभग उसकी सीटों की संख्या कितना दिया गया, तो 296। अब 296 में देखेंगे तो 292 सीट जो होगा वह ब्रिटिश प्रांत होगा और 4 कमिश्नरी होगा। आइए थोड़ा सा समझिए कि आखिर ये ब्रिटिश प्रांत है क्या, ये कहां से आ गया और ये राजा रजवाड़े की जो है ये कहां से आ गया। तो आइए हम समझते हैं थोड़ा सा। कहा गया कि ये जो आप देख रहे हैं ये भारत का तमाम जो प्रांत हैं, सभी जगह आप देखेंगे कि बहुत ऐसा प्रांत जो है जिस पर अंग्रेज का डायरेक्ट नियंत्रण चल रहा है। वहां कोई राजा रजवाड़ा नहीं है, डायरेक्ट वहां नियंत्रण अगर अंग्रेज कर रहा है तो वैसे प्रांत को हम लोग ब्रिटिश प्रांत कहेंगे। मतलब कह सकते हैं कि भारत का बहुत ऐसा क्षेत्र है कि जहां केवल अंग्रेज डायरेक्ट लीड कर रहा था, डायरेक्ट प्रतिनिधित्व कर रहा था, है ना। तो वह ब्रिटिश प्रांत के रूप में आ जाएगा। और आप लोग शायद इतिहास में पढ़े भी होंगे एक सहायक संधि की बातें। एक सहायक संधि होती है, मतलब वो अंग्रेजों के द्वारा एक सहायक पत्र लाया गया, सहायक संधि किया गया कि जो राजा सहायक संधि को मान लेंगे तो राजा तो रहेंगे लेकिन सब अधिकार लगभग मेरा होगा। इसमें बहुत सा टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखा गया था सहायक संधि के लिए, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि वैसे राजा जो सहायक संधि को स्वीकार कर लिए, मान लिए, तो राजा तो हैं लेकिन उस पर नियंत्रण ब्रिटिश का ही चलता है, लेकिन दिखावे के लिए वह क्षेत्र राजा के अंदर है। इसलिए वैसे प्रांत को हम लोग राजा रजवाड़े का बेल्ट कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है यहाँ ब्रिटिश प्रांत डायरेक्ट नियंत्रण में है, डायरेक्ट वो नियंत्रण कर रहा है। और ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं यहाँ क्या था कि राजा रजवाड़ा है, नियंत्रण तो अंग्रेज का रहेगा लेकिन दिखावे के लिए ये राजा होगा। और यह वैसे राजा जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो आप तो ये समझ गए कि ये ब्रिटिश प्रांत क्या है और ये राजे रजवाड़े के लिए सीट क्या है। अब सवाल ये है ये कमिश्नरी, तो ये कमिश्नरी जस्ट लाइक क्या कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जिस प्रकार अभी केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली है, उसी प्रकार ठीक पहले भी कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि डायरेक्ट कमिश्नर का, वहां का कमिश्नर का नियंत्रण होता था। मतलब वैसे जगह जहां कमिश्नर लोग रहते थे तो उसका नियंत्रण कमिश्नर लोग ही करता था और उसको कहा गया कमिश्नरी, मतलब अभी का केंद्र शासित प्रदेश। अब इम्पोर्टेंट इसलिए थोड़ा सा आपके लिए हो जाता है कि ये कमिश्नरी आपको पूछा जाएगा कि ये 4 कमिश्नरी जो था वह 4 कमिश्नरी कौन कौन है। तो हम 4 कमिश्नरी की बात कर लें तो पहला कमिश्नरी ए था, दूसरा बी है, तीसरा सी और चौथा डी। आपको बस इतना ही याद रखना है
वो 4 कमिश्नरी जो है वो ABCD है ना। ABCD में अगर हम देख लें तो A4 क्या कहेंगे, तो कहा गया कि A4 आपका अजमेर हो जाएगा, A4 अजमेर, और B4 जो देखेंगे ये बलूचिस्तान है, जो फिलहाल अभी पाकिस्तान के पार्ट बना हुआ है। ये आपका तीसरा जो है ये कुर्ग हो जाएगा, और चौथा जो आप देखेंगे ये दिल्ली हो जाएगा, है ना। A4 अजमेर, B4 बलूचिस्तान, C4 कुर्ग और D4 दिल्ली। मतलब आप कहेंगे कि भारत में कुल कितने कमिश्नरी हैं, तो 4 ABCD। मेरे ख्याल से आप इसको आराम से समझ पाएंगे कि कमिश्नरी जो है वह ABCD मतलब 4 है ना। तो खैर चलिए, ये कमिश्नरी की हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ जो चुनाव होगा, ये तो अभी आप लोग सीख गए कि 296 सीट जो आप देख रहे हैं, 296 सीट पर चुनाव होना है। यहाँ जितने भी सदस्य चुने जाएंगे ये चुनाव की प्रक्रिया से होगा। तो चुनाव का जो नियम होगा, चुनाव का जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको कहा गया कि कुछ अलग टाइप के यहाँ नियम आएंगे। पहला तो बताया गया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे, पहले बताया गया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे। दूसरा बताया गया कि एकल संक्रमणीय है ना, क्या कहा गया, एकल संक्रमणीय चुनाव की प्रक्रिया होगी, है ना। एकल संक्रमणीय चुनाव का प्रक्रिया मतलब आप कह सकते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, है ना। ये थोड़ा सा आप लोग को समझना दिक्कत हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं। आइए हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं, आपको दोनों बात समझा देते हैं। ये अप्रत्यक्ष की जो हम बात करते हैं, ये अप्रत्यक्ष क्या है ना। खैर चलिए, सबसे पहले ये जाने कि ये आके अप्रत्यक्ष क्या है। आइए हम आपको अप्रत्यक्ष की बात कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष जो होता है ये डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट का होना, है ना। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या कहेंगे कि डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट का होना। और दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे आपका एकल संक्रमणीय वोट सिस्टम जो आप बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो आइए इसको हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अप्रत्यक्ष क्या है। अप्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट को करना, है ना। डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ टोटल 10 व्यक्तियों का चुनाव जो है 10, ये सिंपल मानिए ना भाई। हम लोग क्या करते हैं कि लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद, है ना, या राज्यसभा, ये सभी का वोट हम लोग डायरेक्ट देकर जिताते हैं। मतलब आप लोग देखे होंगे कि लोकसभा का चुनाव होती है, विधानसभा की चुनाव होती है, विधान परिषद का चुनाव हम लोग करते, हम लोग नहीं करते, यही थोड़ा सा देखना है। विधान परिषद का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा वह चुने जाते हैं, है ना। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा अगर वह चुने जाते हैं, या मान लीजिए कि ये 10 व्यक्तियों का चयन आप लोग वोट देकर इसको जिताकर भेज दिए, है ना। और ये 10 व्यक्ति क्या करेगा कि 10 व्यक्ति वोट देकर किसी एक व्यक्ति को वह वोट करेगा, जिता देगा, है ना। तो देख लीजिए क्या है, इसको वोट जनता ने दिया, इसको वोट जनता ने दिया, और इसको जो वोट है ये प्रतिनिधि दिया, मतलब जो पहले से जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो दिए। तो देख लीजिए, प्रतिनिधि के लिए ये हो जाएगा प्रत्यक्ष, है ना, और हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये अप्रत्यक्ष। कैसे, क्योंकि हम वोट डायरेक्ट इसको नहीं दिए, हम वोट इसको दे रहे हैं और ये इसको दे रहा है ना। तो यही हो गया कि ये डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट। यही बताया गया कि इसका जो चुनाव होगा पहले अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। दूसरा शब्द हम लोग सुनते हैं एकल संक्रमणीय, मतलब यह हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो खैर आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है सिंगल वाला, है ना। तो आज भी ये समझ लीजिए, ये टॉपिक जो है आपको राष्ट्रपति के चुनाव की जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां बहुत काम आने वाला है कि ये एकल संकरणीय जो है सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम क्या है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मोहन, सोहन और रोहन, ये 3 व्यक्ति जो है यह प्रतिनिधि है, जो उम्मीदवार है, इसको वोट होना है ना। ये 3 व्यक्तियों को
वोट दिया जाएगा। यह 3 व्यक्तियों को वोट दिया जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख लीजिए, ये 3 व्यक्तियों इलेक्शन में खड़ा हुआ है, इसको वोट देना है, और वोट जो देना है वह एकल संक्रमणीय, मतलब आप कह सकते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से वोट करना है। तो कहा गया कि ये जो है आपका 1 2 3 ये 4 है ना, ये 4 जो देखेंगे तो हम लोग को पहले क्या मानना है कि पहला चॉइस जो आपका होगा, आप जो है सबको वोट करेंगे, मोहन को भी देंगे, सोहन को भी देंगे, रोहन को भी देंगे। एक ही आदमी अगर तीनों को वोट दे रहा है तो इसमें कैसे वोट करेंगे, तो देख लीजिए हम क्या किए कि मेरा पहला ख्वाहिश है कि सोहन विनर बने, सोहन को हमने पहला वोट दिया, ये पहला वोट हो गया, फर्स्ट चॉइस हमने सोहन को दे दिया, सॉरी फर्स्ट वोट हमने सोहन को दे दिया। अब हमारा जो सेकेंड वोट होगा या तो रोहन को दे दें या मोहन को दे दें। आइए हम मोहन को दे दिए, और हम अपना तीसरा मत जो है ये क्या किए कि तीसरे व्यक्ति को दे दिए, है ना। अब ये देख लीजिए क्या है कि एक ही आदमी जो है मोहन को भी वोट दिया, सोहन को भी दिया और रोहन को दिया, लेकिन इसमें चॉइस की बात है कि आपने सबसे पहला चॉइस किसको किया, सेकेंड में आपने किसको चॉइस किया, थर्ड में किसको चॉइस किया। तो ये जो वोट करने की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि बस हम लोग जो यहाँ अभी वोट देते हैं, ये क्या है डायरेक्ट वोटिंग है, या तो मोहन को वोट देंगे या सोहन को देंगे या रोहन को देंगे, लेकिन यहाँ जो है हम लोग तीनों को वोट करते हैं। यही जो वोट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है ना, मत प्रणाली। ये जो है मतलब ये जो वोट है यह एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ में वोट पड़ता है। तो खैर चलिए यहाँ हम लोग क्या देख लिए कि अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों समझ लिए, एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली समझ लिए। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पर बात करते हैं, जो अभी बात चल रहा था कि चुनाव टोटल कितने सीटों पर होना है। तो चुनाव जो बताया गया आप लोगों को कितना, 389 है, यही है टोटल 389। अब थोड़ा सा समझिए कि 389 सीट जो है चुनाव इतना ही का नहीं हुआ था। चुनाव जो बताया गया है कि उस समय पूरे भारत की अगर हम बात कर लें, पूरे भारत है, बांग्लादेश है, बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, सभी को मिलाकर लगभग यहाँ का जो क्षेत्रीय चुनाव है, यह क्षेत्रीय या एक प्रकार का विधानसभा के चुनाव कह सकते हैं, तो उसमें टोटल 1585 सीटों का चुनाव हुआ था। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बच्चा आपका 389 से बाहर निकलता ही नहीं है कि कुल कितने सीट का चुनाव हुआ था। तो चुनाव आपका टोटल 1585 सीट का हुआ था, है ना। और 1585 लोग जो जीत कर आए वो क्या किए कि 10 लाख के जनसंख्या के आधार पर यहाँ सीट सेट किया गया था, कितने सीट ही 389 सीट ही संविधान सभा का में भाग लेगा। तो ये 1585 लोग मिलकर इतने लोगों का चयन करते हैं, है ना। ऐसे 10 लाख बच्चा देख लिया उसका दिमाग खराब हो गया, क्या 10 लाख सीट पर है इतना। तो पहले ये देख लीजिए, ये सीट अरेंज करने के लिए कि यहाँ संविधान सभा की कुल कितनी सीट होगी, तो बोला गया कि एक काम कर लीजिए, जितनी अभी जनसंख्या है 10 लाख के जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य बना दीजिए। तो उस आधार से सेट किया गया, तो 389 सीट ही आया। लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया, क्षेत्रीय चुनाव जो किया गया वो 1585 सीटों पर किया गया था। और 1500 क्योंकि हम लोग क्या किए कि इस व्यक्ति को चुने, ये जो 1585 लोग हैं इनको हम लोगों ने चुना, और ये लोग क्या किए कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनका चुनाव किए। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि मेरे लिए ये इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हमने इसको चुना और ये लोग इसको चुना, इसी को हम लोग अप्रत्यक्ष सिस्टम कहते हैं, है ना। खैर चलिए, इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो 1585 सीट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कुल कितने सीट मिले हैं। तो बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 925 सीटें मिली है ना, 925 सीट पर विजय प्राप्त किया। और बाकी 925 के बाद जो आप देख रहे हैं टोटल सीटें, ये ऑल सभी पार्टी का है ना।
खैर चलिए, अब ये चुनाव की प्रक्रिया आपने समझ लिया, चुनाव कैसे होगा, सीट कैसे सेट किया गया, तमाम सारी बात आप देख लिए। अब सवाल है चुनाव का जो है वह प्रकार, मतलब परिणाम की अगर हम बात कर लें कि चुनाव का परिणाम जो है वह कैसा रहा, तो आइए हम एक हेडिंग बना लेते हैं, चुनाव का परिणाम। चुनाव का परिणाम की अगर हम बात कर लें, चुनाव का परिणाम की बात कर लें, है ना, तभी आपको बताया गया कि चुनाव का परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं, ये चलिए, और क्या करते हैं इसको थोड़ा सा, अब हम लोग देख लिए इसमें कि टोटल जो बताया गया था इसमें 2 प्रकार की सीटें होगी, है ना। अब चुनाव का रिजल्ट की अगर हम बात कर लें तो इसमें एक बड़ी पार्टी था, ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, है ना, तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये एक बड़ी पार्टी है जो 208 सीट प्राप्त किया। 389 में 208 सीट जो है यह केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाया गया। दूसरा अगर हम बात कर लें तो मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो चुनाव लड़ा था, मोहम्मद अली जिन्ना वाला पार्टी जो है ना, मुस्लिम लीग जो है यहाँ 73 स्कोर किया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें एक चीज और हम पहले कर लेते हैं कि ये जो 389 सीट है इसमें तो 93 सीट पर चुनाव होना ही नहीं था ना, ये 93 सीट पर चुनाव नहीं होना था। क्यों? क्योंकि ये 93 सीट है यह मनोनीत था, है ना। तो पहले ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, कितने सीटों पर चुनाव किया गया। तो ये आपका 389 टोटल सीट था, जिसमें वह घटाने के बाद 299, है ना। जो बात करेंगे कि कितने सीटों पर चुनाव किया गया तो आपका 296 सीट होगा ना, 99 कैसे आएगा, 296 सीट पर चुनाव किया गया है। और 296 में हम अगर हम लोग बात करें तो 296 में ये आपका सीट आ रहा है। चलिए, अब 296 में आप लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग को जहां तक पता है कि 296 जो आप यहाँ देखें, 4 इसमें कमिश्नरी भी शामिल किया गया था, 4 कमिश्नरी शामिल करने के बाद ही इतना सीट की हम बात कर रहे हैं। तो कहा गया कि 208 सीट जो है वह कांग्रेस के द्वारा प्राप्त किया गया और मुस्लिम लीग के द्वारा 73 सीट प्राप्त किया गया। जबकि और भी इसमें पार्टी की अगर हम बात कर लें, मतलब आप लोग देखेंगे कि 7 ऐसी छोटी छोटी पार्टी है ना, मतलब छोटे छोटे पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी जो कह सकते हैं, छोटी छोटी जो पार्टी है उसके द्वारा टोटल 7 सीट जीते गए हैं। और ये जो है यह कोई दल से नहीं, ये निर्दलीय जो है वह निर्दलीय 8 सीट लाया है ना। इस प्रकार देखेंगे तो 73, 80, 88 और 88, 8, 96, 296 सीट यहाँ आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा एक बात समझना क्या है कि जो इतनी ज्यादा कांग्रेस का सीट का आना, सबका नाको दम हो गया, कोई एडजस्ट नहीं कर पा रहा। मतलब मुस्लिम लीग जो है वह 73 सीट ही लाया। अब ये लेके काफी ये नाराज भी चल रही है ना। उम्मीद किया जा रहा है कि संविधान सभा में भाग नहीं ही लेगा। लेकिन इसमें एक व्यक्ति है, देखिए घी में आग डालने का काम जो करते हैं, एक व्यक्ति है, उनका नाम है ऑस्टिन, है ना। एक व्यक्ति है जिनका नाम है ऑस्टिन। इनका कहना है कि संविधान सभा जो है कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। कहने का मतलब हो गया कि संविधान सभा कोई दूसरा नहीं, ये तो केवल कांग्रेस ही है। ऐसा ये कथन जो है, ये ऑस्टिन का कथन काफी फेमस है, जो कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये कथन किस व्यक्ति का है? तो यह ऑस्टिन के द्वारा दिया गया एक कथन है ना। यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे कि ये लगभग चुनाव की प्रक्रिया हो गई है। इसमें देखेंगे कि अगर
सांप्रदायिक आधार पर अगर हम बात कर लें तो कुल कितने सीट आएगा, इसमें याद है खाली इतना आपको जरूर रखना है कि जितने भी टोटल सीट है 296 सीट में अगर हम बात करें तो 15 सीट जो है वह महिलाओं के लिए था, महिला की था। पहला 15 सीट किसके लिए है, यहाँ 296 में 15 महिलाओं जो है यह चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन महिला आई ये यूनिक बातें नहीं है, ये उस समय की बात चल रहा है 1946 में, और 1946 में मुस्लिम लोग जो है, मुस्लिम लोग की जो महिलाएं हैं वह चुनाव वगैरह में भाग नहीं लेती थी। लेकिन फिर भी इसमें एक महिला, एक मुस्लिम महिला है, ये आपके लिए जरूरी है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये यूनिक माना जाता है कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम महिला चुनाव जीत कर आने वाली, संविधान सभा में आने वाली जो महिला है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बेगम रसूल, है ना। ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है कि 15 महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो 15 महिलाओं में एक महिला मुस्लिम महिला है जो जिसका नाम बेगम रसूल है। और ये आपको पूछा जा सकता है क्यों, क्योंकि मुस्लिमों जो है उस समय प्रत्यक्ष रूप से बाहर नहीं निकलता था, है ना, और वह चुनाव की प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। इसलिए आप देखेंगे कि स्वतंत्रता की जो लड़ाई चलेगी इसमें बहुत कम मुस्लिम महिलाओं की बात सुना जाएगा या जाना जाएगा, जबकि भारतीय महिलाओं की बात करें तो इसमें बहुत सारे भारतीय महिलाएं भाग लेंगे। खैर कोई बात नहीं है, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो पेन डाउन भी कर सकते हैं, है ना, अगर नहीं तो आपको डिमांड करें, आपको टॉपिक वाइज जो है पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, आप वहां से अपना पीडीएफ लेके पेन डाउन कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को हम एक खास बात और बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह जो वीडियो चलाया जा रहा है ये संपूर्ण वीडियो आपको चलाया जाएगा, है ना, और पूरे टॉपिक एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करवाया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहें, आपकी सारा